आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन देन मेक इट राइट। ऐसा कहना है रतन टाटा जी का। मतलब इसे अगर हम हिंदी में अनुवाद करें कि मैं कभी भी सही डिसीज़न नहीं लेता हूँ, मैं पहले एक डिसीज़न लेता हूँ फिर उसे सही करता हूँ। अगर बात करें रतन टाटा की तो हम सभी रतन टाटा जी को जानते हैं। अगर हम बात करें, अगर हमारी सुबह गुड मॉर्निंग होती है तो टाटा की चाय के साथ होती है, चाय पत्ती के साथ होती है। फिर दिन भर अगर हम इंडिया में रहते हैं तो जो हम ट्रक हमारे आसपास देखते हैं वो टाटा कंपनी के होते हैं। देन कितने लोगों का टाटा इंडिका, टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ हैं जिसमें वो ट्रैवल करते हैं। एंड अगर मॉर्निंग टू इवनिंग टू नाइट की बात करें तो दिन भर टाटा कंपनी हमसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है। वो कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन कई सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि रतन टाटा का फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। रतन टाटा का पालन पोषण किसने किया था, वो कैसे बड़े हुए थे और उन्होंने टाटा कंपनी का नाम इतना ज़्यादा आगे कैसे लेके आए थे, टाटा कंपनी की नींव कैसे रखी गई थी, सब बताने वाला हूँ। बायोग्राफी बताने वाला हूँ रतन टाटा जी के बारे में। मैं हूँ आपका विजय निखिल, आप देख रहे हैं हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। सबसे पहले अगर हमें जानना है टाटा कंपनी की स्टार्टिंग कब से हुई थी तो हमें थोड़ा सा इसके लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और उनका देखना पड़ेगा फैमिली ट्री किस तरह का। आइए वो देखते हैं। बात करें टाटा के फैमिली स्ट्रक्चर की तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है सभी के जानने के लिए। बट टाटा के फाउंडर जो थे जमशेदजी टाटा, उनके 2 सन थे जिसमें से एक थे रतन जी टाटा। रतन जी टाटा के सन थे नवल टाटा एंड नवल टाटा के सन थे रतन टाटा, जिनकी हम बात करने वाले हैं, जिनकी बायोग्राफी हम पढ़ने वाले हैं। अब रतन जी टाटा जो थे अडॉप्टेड सन थे, इन सेंस वो अडॉप्टेड उनके माता पिता से नहीं थे। नवल टाटा के वो सन थे, बट जो नवल टाटा का था उनकी यंग एज में डिवोर्स हो गया था। लाइक जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे उनके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था, तो उनकी ग्रैंड मदर सुनी टाटा ने उन्हें अडॉप्ट किया था और उनका पालन पोषण किया था। ये था इनका फैमिली स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। बट जमशेदजी टाटा ने नींव रखी थी टाटा ग्रुप की, मतलब टाटा कंपनी स्टार्ट की थी। 3 मार्च 1839 में उनका जन्म हुआ था, जब हम सब अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो उस टाइम पे बिजनेस करना एक थोड़ा सा टफेस्ट टास्क रहता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी बिजनेस नहीं करता था। तो उन्होंने खुद की एक ट्रेडिंग कंपनी खोली थी, ट्रेडिंग कंपनी, जिसे धीरे धीरे उन्होंने इस्टेब्लिश किया। अब एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ, जो कि आज हम देखते हैं ताज होटल, इंडिया में इतना बड़ा होटल है, 5 स्टार, हम सब वहाँ पे विजिट करते हैं। वो जो था जमशेदजी टाटा ने बनाया था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। वो क्या था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जमशेदजी टाटा गए थे होटल में मुंबई में वर्सोवा में, जहाँ बाहर एक लाइन लिखी हुई थी कि इंडियंस का अंदर आना मना है, जो कि उन्हें काफ़ी हर्ट कर गई थी कि इंडियंस के लिए ऐसा भेदभाव क्यों। तो उन्होंने कहा था कि जो ट्रेडिंग कंपनी चल रही थी उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे एक होटल कंप्लीट करना है, जो कि 11 मिलियन यूरोज़ में बनाया गया था। 11 मिलियन यूरोज़, आप सोच सकते हैं, ताज होटल 1839 में। और जब से अभी तक हम उसकी क्वालिटीज़ देख सकते हैं, जब हम वहाँ विजिट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा सिनेरियो रहता है। जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था और टाटा कंपनी भी स्टार्ट की थी जमशेदजी टाटा ने। धीरे धीरे टाटा कंपनी आगे बढ़ने लगी एंड रतन टाटा जी के वहाँ एंट्री कब हुई, आइए देखते हैं। 28 दिसंबर 1937 में रतन टाटा जी का जन्म हुआ। थोड़ी सी अलग सोच रखते थे वो सभी लोगों से और उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की 1960 तक। सबसे पहले तो उन्होंने जहाँ से ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की अमेरिका में कैलिफोर्निया से, और वो कहते हैं आज भी कि उनका रिश्ता कैलिफोर्निया से एक अलग टाइप का है, मतलब उन्हें आज भी वहाँ से बहुत प्यार है। पर उनकी सोच कुछ अलग थी, तो वो जब ग्रेजुएशन भी कर रहे थे तो वहाँ पार्ट टाइम अपनी जॉब करते थे, जब तक टाटा कंपनी का नाम बहुत आगे जा चुका था। और वहाँ एक पैरेलल में स्टोरी चलती है, JRD टाटा जो कि थे उस कंपनी के चेयरमैन बन चुके थे। 1960 तक जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो पार्ट टाइम अलग अलग कंपनी में जॉब करने लगे, अलग अलग रेस्टोरेंट में जॉब करने लगे। इनफैक्ट उन्होंने वहाँ पे बर्तन भी मांजे अपने काम करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे मैं जैसा भी रहूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े, मैं अकेले भी जो अपना जीवन है अच्छे से व्यापन कर सकूं। जैसे उनकी डिग्री कंप्लीट हुई, उन्होंने आर्किटेक्चर में अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, साइंस में अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। उन्हें IBM कंपनी से ऑफर आया था। उन्होंने IBM कंपनी ज्वाइन भी की और 15 दिन वहाँ पर वर्क भी किया। पर यहाँ पर इंडिया में JRD टाटा ने उन्हें कॉल किया और कहा, मतलब कि अब आप इंडिया आ जाओ और जो टाटा कंपनी के बागडोर है वो अपने हाथ में संभालना स्टार्ट करो किसी दूसरी कंपनी के बजाय। तो 15 दिन में ही उन्होंने वो IBM कंपनी छोड़ दी, और वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम के लिए कि उन्हें IBM कंपनी से ऑफर आया था। 15 दिन के बाद वो इंडिया आ गए, मतलब अपनी जो जॉब थी उन्होंने वो रिज़ाइन कर दी, वो इंडिया आए। उन्होंने 1960 से टाटा कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में डायरेक्टली उन्हें कोई बड़ी प्लेस नहीं दी गई थी, उन्होंने एज अ असिस्टेंट वर्क करना स्टार्ट किया। अलग अलग कंपनी में उन्होंने छोटे छोटे वर्क करना स्टार्ट किए।
देन 1970 में उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला, उन्हें एक कंपनी दी गई जिसका नाम था नेल्को। नेल्को कंपनी जो थी टीवी एंड रेडियो की कंपनी थी और टेक्नोलॉजी में रतन टाटा जी का इंटरेस्ट पहले से ही बहुत ज़्यादा था। बट जब 1971 में उन्हें कंपनी ये दी गई, उन्हें जो कंपनी दी गई थी उसके जो शेयर्स का परसेंट था वो था 2%, और इतने कम परसेंट वाली कंपनी दी गई थी। इनफैक्ट आप मान लीजिए कि वो पूरी लॉस में ही थी जब कंपनी उन्हें हैंड ओवर की गई थी। 3 इयर्स में उन्होंने बिल्कुल वो कंपनी के शेयर्स बढ़ाए, उन्होंने 2% से 20% तक उस कंपनी के शेयर लेके गए, क्योंकि टाटा जी का जो विज़न था वो बिल्कुल क्लियर था कि हमें टेक्नोलॉजी में आगे कैसे बढ़ना है। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी को अपग्रेड किया, जितनी चीज़ें थी वहाँ पे जो कंटिन्यूस चल रही थी उन्होंने उन्हें चेंज किया। और ये माना जाता है कि एम्प्लॉयज़ पे टाटा कंपनी कभी भी दबाव नहीं बनाती है, उनका एक वर्किंग प्रोफाइल बहुत अच्छा रहता है, उनके जो पर्क्स रहते हैं एम्प्लॉयज़ के बहुत ज़्यादा रहते हैं और आम आदमी के लिए और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। ये हो सकता है कि वहाँ पे एक एम्प्लॉय की सैलरी कम हो पर उसके पर्क्स इतने ज़्यादा रहते हैं कि वहाँ जो भी काम करते हैं उन्हें थोड़ा सा एंजॉय फील होता है। एंड देन टाटा कंपनी की एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो अपने एम्प्लॉय से कभी भी 8 घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं करवाते हैं। सो टाटा जी जब अपनी कंपनी में आए थे नेल्को में, तो उन्होंने एक छोटी सी बात रखी थी कि यहाँ पे अगर जो प्यून है उनकी भी बात सुनी जाएगी, जो बड़े बड़े चेयरमैन हैं उनकी भी बात सुनी जाएगी। सो बड़े बड़े जो लोग थे, वहाँ के सीईओ थे, वहाँ के चेयरमैन थे, वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ है आप बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई हमें अच्छी तरीके से दिशा दिखा रहा है, अगर कोई हमें अच्छी चीज़ बता रहा है तो उसे भी सुनना कोई भी गलत बात नहीं है। काफ़ी लोग उनके खिलाफ हो गए थे लेकिन उन्होंने फिर भी ये कंपनी को इसी तकनीक के साथ चलाया और मैं बता रहा हूँ कि 2% से लेके 20% तक वो 3 साल में उस कंपनी के शेयर उन्होंने बढ़ा दिए। बट 3 साल के बाद वो जो नेल्को कंपनी थी वो बंद हो गई थी 20% शेयर के साथ। पर लोगों को ये समझ में आ गया था और ख़ास करके जे.आर.डी. टाटा को ये समझ में आ गया था कि अगर रतन टाटा जी को हम कोई फ्लॉप कंपनी भी देते हैं तो धीरे धीरे उसे शेयर्स आगे बढ़ा देंगे। और वो कंपनी का इतना फ्यूचर विज़न था उनका कि धीरे धीरे उन्हें जो भी हम कंपनी देंगे वो धीरे धीरे आगे तो बढ़ ही जाएगी। सो रतन टाटा जी की लाइफ का लेकिन ये सबसे बड़ा फेलियर था कि उनकी जो कंपनी उन्होंने 2% से 20% पे शेयर लेके गए थे वो बंद हो चुकी थी। लेकिन रतन टाटा जी के इंटरव्यूज़ में ही उन्होंने कहा था कि जे.आर.डी. टाटा ने ये बात समझ ली थी कि मुझे जो भी कंपनी मिलेगी मैं उसे आगे बढ़ाऊँगा, तो मुझे आगे भी वो फेल कंपनी ही देने लग गए। आगे की उन्हें कौन कौन सी कंपनी मिली आइए देखते हैं। 1974 जब नेल्को कंपनी क्लोज्ड हो गई थी तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी लाइफ का जो था ये एक फर्स्ट फेलियर था। 1975 में उन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री की, उन्होंने वापस से अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा समय दिया। 1975 में वापस उन्होंने मैनेजमेंट की डिग्री की। फिर 1977 में वो वापस से आए जब जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें मिल के एक हाथ में दी, स्टील मिल हाथ में दी जो कि ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी थी। अब उन्हें वापस से उस कंपनी को बढ़ाना था तो उन्होंने इन्वेस्टर्स से कहा कि 50 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन वापस से इसकी जो चीज़ें हैं वो चेंज करते हैं। बट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वहाँ के इन्वेस्टर्स थे, उन सभी ने उन्हें मना कर दिया। सो वो कंपनी वापस से क्लोज हो गई। अब ये उनकी लाइफ का जो था सेकंड फेलियर था, जिसके बाद वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके थे। बट जे.आर.डी. टाटा को पता था कि ये जो हैं कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सो 1981 में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया टाटा ग्रुप का। जैसा कि वो अभी तक किसी एक पर्सनली कंपनी के लिए वर्क कर रहे थे, टाटा की किसी एक कंपनी के लिए, अब उन्हें वहाँ का टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया था। सो 1981 से लेकर 1991 तक 10 साल में उन्होंने टाटा कंपनी को एक अलग ही नाम पे पहुँचा दिया। धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट की सेल बढ़ने लगी, उनके वहाँ पे प्रोडक्ट्स बढ़ने लगे। सो 1991 में उन्हें चेयरमैन घोषित कर दिया गया, सीईओ घोषित कर दिया गया था टाटा ग्रुप का। जे.आर.डी. टाटा ने अपना रिज़ाइन दे दिया था और उन्हें वहाँ का चेयरमैन घोषित कर दिया गया, जिसके पीछे भी काफ़ी विवाद हुए थे। सभी ने कहा था कि उनकी काफ़ी यंग एज है, अभी आप उन्हें कैसे चेयरमैन बना सकते हैं, सीईओ का पद अभी आप कैसे दे सकते हैं। सो जे.आर.डी. टाटा ने कहा कि मैंने इनका फ्यूचर विज़न देखा है, अगर कंपनी की बागडोर इनके हाथ में होगी तो वो अपने आप आगे जाने लगेगी। सो 1991 में जो हमारे पीएम थे राजीव गांधी, उनसे उन्होंने कंसल्ट किया रतन टाटा ने और उन्हें अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था टाटा इंडिका। आज हम सभी टाटा इंडिका को जानते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि टाटा इंडिका की शुरुआत कैसे हुई थी। सो राजीव गांधी जी ने कहा कि आपको जो भी करना है आप कीजिए, गवर्नमेंट पूरे आपके सपोर्ट में है। सो यहाँ उनके ड्रीम प्रोजेक्ट की स्टार्ट होती है, जो कि इंडिका का प्रोडक्ट है, टाटा का प्रोडक्ट है, टाटा इंडिका कार की, जो कि वो चाहते थे इंडिया में जो भी जनरली सभी लोग हैं वो इस कार को यूज़ कर पाए। उसकी स्टोरी क्या है आइए जानते हैं। 30 दिसंबर 1998 जहाँ रतन टाटा जी का फ्यूचर प्रोजेक्ट फर्स्ट कार लॉन्च हुई थी टाटा इंडिका।
इंडिया की ये फर्स्ट कार थी, पर इसने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें नहीं बटोरी। धीरे धीरे कंपनी फ्लॉप होने लगी। रतन टाटा जी के जो साथ वाले थे, इन्वेस्टर्स थे, वहाँ के कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि इस कंपनी को सेल आउट कर देते हैं। रतन टाटा जी को ये बात सभी की बिल्कुल सही लगी, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे वैसे भी नीचे जा रही थी। उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट था ये बिल फोर्ड के आगे रखा कि मुझे ये कंपनी जो है सेल आउट करनी है। वो वहाँ पे पूरी मीटिंग फिक्स हुई, सब वहाँ पर मिलने गए, लेकिन बिल फोर्ड ने कंपनी खरीदने के साथ आखिरी में एक छोटी सी बात कही जो कि रतन टाटा जी को बुरी लग गई। उन्होंने कहा था कि अगर हम ये कंपनी खरीद रहे हैं तो आप पे एक बहुत ही बड़ा हम एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जी को ये बात बुरी लगी। उन्होंने वो डील रातों रात छोड़ दी और वो वापस आ गए। फिर उन्होंने वापस से इसी कार पे मेहनत करना स्टार्ट की। वापस से उन्होंने अगेन उस पर वापस से रिसर्च करी एंड देन उन्होंने नेक्स्ट कार लॉन्च की, जो कि टाटा इंडिका का सेकेंड वर्जन था। धीरे धीरे लोगों के मन में इसकी तारीफ़ें बटोरने लगे, लोगों के मन में ये कार छाने लग गई, लोग इसे परचेस करने लगे और धीरे धीरे ये हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी बन गई। आप सोचिए, जिस कार की फर्स्ट लॉन्चिंग में वो इतनी ज़्यादा फ्लॉप हुई थी, लेकिन अगेन इतनी ज़्यादा रतन टाटा जी की मेहनत करने के बाद वो हाईएस्ट रेवेन्यू वाली कंपनी बन चुकी थी टाटा ग्रुप की। 2008 तक वही बात करें बिल फोर्ड की, तो धीरे धीरे उस कंपनी का दिवालिया निकलने लगा था, उसके शेयर्स धीरे धीरे डाउन होने लगे थे। अगेन 2008 में बिल फोर्ड का कॉल आया रतन टाटा जी के पास और उन्होंने कहा कि हम अपनी कंपनी आपको बेचना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसे खरीद लीजिए। अगेन वापस से मीटिंग फिक्स हुई। अगेन सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही चल रही थी। बिल फोर्ड और रतन टाटा जी मिले, बस लाइन में एक छोटा सा चेंज था। इस बार बिल फोर्ड ने कहा था अगर आप हमारी ये कंपनी हमसे खरीद रहे हैं तो आप हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और ये जो सक्सेस थी, इस सक्सेस के पीछे 10 साल लगे थे और रतन टाटा जी ने वो कंपनी खरीदी। आज उस कंपनी को हम सभी जानते हैं, जो कि लैंड रोवर और जैगुआर, जो कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी टाटा कंपनी के लिए कि आज लैंड रोवर और जैगुआर जो कि कंपनी है हमारी टाटा कंपनी की देन है, हमारी इंडियन कंपनी की देन है, जो कि अक्रॉस द कंट्रीज हर जगह घूम रही है। ये थी सक्सेस स्टोरी टाटा इंडिका की। और क्या क्या साथ में हुआ आइए देख। 2008 जैसा मैंने आपको बताया, रतन टाटा जी ने जैगुआर और लैंड रोवर को परचेस किया था। बट जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, रतन टाटा जी जो थे आम लोगों के बारे में बहुत सोचते थे। अब उनका एक और ड्रीम प्रोजेक्ट था कि सभी लोगों के घर में कार होनी चाहिए। उन्होंने एक अपनी कार लॉन्च की थी 2008 में, जो कि 1 लाख के प्राइस में थी और हम सभी को पता है उसका नाम जो कि थी टाटा नैनो। बट ये जो प्रोजेक्ट था ये भी फेल होने लग गया था और रतन टाटा जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था क्योंकि हमने इस कार को इस तरह से पेश किया था कि ये मिडिल क्लास लोग यूज़ कर सकें। आई थिंक इसे देखकर सभी लोग जो कार को यूज़ कर रहे थे, आसपास के लोगों ने मिडिल क्लास लोग समझने लगे थे। शायद इस वजह से 2008 में ये कंपनी फ्लॉप होने लगी थी। बट रतन टाटा जी का विज़न बहुत क्लियर था। उन्हें पता था आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड जो रहेगी जनरेशन रहेगी। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ओला में, पेटीएम में, शाओमी में, स्नैपडील में, जो कि आज हम सभी साइट्स यूज़ करते हैं, इंटरनेट ऑनलाइन चीज़ें यूज़ करते हैं, वो भी हमारे टाटा जी की ही देन है। ये सारे विज़न जो क्लियर थे, उनके बाद उन्होंने इंटरनेट की दुनिया में अपना हाथ आजमाया। आज रतन टाटा जी के जो ग्रुप का है वो 100 आउट ऑफ प्लस प्रोडक्ट है, मतलब 100 प्लस चीज़ें हैं जो कि उनकी कंपनी के सेल आउट होती है। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम मान सकते हैं कि हमारी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सारी चीज़ें टाटा कंपनी से कहीं ना कहीं घिरी हुई है। फिर बात करें 2012 में, तो उन्होंने एक नई चीज़ लाई थी, क्योंकि जितनी भी कंपनीज थी टाटा की उन सब का लोगो एक अलग रहता था, उन सब एक अलग लोगो पे वर्क करते थे। तो 2012 में क्योंकि काफ़ी मुश्किल की बात थी, अगर आपके पास 100 कंपनीज़ हैं तो आप उन सब का लोगो एक जैसा कैसे रख सकते हैं। बट सभी से उन्होंने डील की, सभी से उन्होंने बात की, सभी के सामने ये प्रस्ताव रखा और 2012 में जो टाटा का लोगो था, सभी कंपनी का एक प्रॉपर लोगो आने लग गया था और एक ही लोगो था जो सभी कंपनी में चलने लग गया था। एंड 2012 में ये लोगो के बाद उन्होंने अपना जो था सीईओ के पद से इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने जो ये अपनी कंपनी थी वो दी थी साइरस को, साइरस मिस्त्री। और 2012 में उन्होंने एक ये नई चीज़ जो थी कही थी कि जनरेशन बाय जनरेशन जो पीढ़ी बाय पीढ़ी चीज़ें चलती आ रही है, जैसा कि सभी कहते हैं कि अगर कोई कंपनी का चेयरमैन है तो वो आने वाले अपने बेटे को वो चेयरमैन की पदवी देगा। बट उन्होंने साइरस मिस्त्री को दे के बात कंप्लीट की थी और उन्होंने कहा था कि मैं उन बंदे को ये कंपनी देना चाहता हूँ जो डिज़र्विंग है।
उसे नहीं जो कि अपना काम कर रहा है, या कि जो जनरेशन बाय जनरेशन काम चलता आ रहा है। सो ये एक उन्होंने नई मिसाल क्रिएट की थी। ये पूरी लाइफस्टाइल थी उनकी कंपनी के बारे में कि कंपनी को उन्होंने धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ाया था। अब बात करते हैं उनके पर्सनल लाइफ पे, वो क्या है आइए जानते हैं। सो बात करें रतन टाटा की पर्सनल लाइफ की, तो काफ़ी खुश मिजाज इंसान है और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कि कई सारे लोगों को गाइडेंस देते हैं और लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है उन्हें। जैसा मैंने आपको बताया, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने एक पक सेट करके रखे कि 8 आवर से ज़्यादा काम नहीं करवाना है। उन्हें जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए वो बाकी एम्प्लॉयज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। सो उनके साथ जो भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं या उनकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। फिर बात करें उनकी मैरिज लाइफ की, तो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि 4 बार उन्हें प्यार हुआ है और एक बार तो बात शादी तक भी पहुंच गई थी। बट जो थी लड़की जो थी दूसरी कंट्री की थी, जब शादी तक बात पहुंची थी उन्हें लाया ही जा रहा था, इंडो चाइना वॉर हो चुकी थी। सो इस बीच में उन्हें लाया नहीं गया। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि हम सोचते हैं कि रतन टाटा जी की मैरिज नहीं हुई है, बट शायद हो सकता है कि ये एक पुराना प्यार है, इस वजह से भी नहीं हुई हो। लेकिन बात करें अगर डोनेशन की, हम कहते हैं कि रतन टाटा जी जो हैं वर्ल्ड के बिलियनियर इंसान बन सकते हैं, वर्ल्ड के टॉप 10 बिलियनियर में आ सकते हैं, बट उनका नाम कभी भी इसमें नहीं आता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो चाहते हैं कि अपना जो भी वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनकी जितनी भी साल की नेटवर्थ रहती है उसका 65% वो डोनेशन में दे देते हैं। शायद एक यही रीज़न है कि हमारे इंडिया की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा हाथ रतन टाटा जी का भी है। चैरिटी करने में वो हमेशा आगे रहते हैं। कई सारे लोगों से मैंने सुना है कि जब कोई भी कंपनी, जब कोई भी चैरिटी आगे नहीं आती है तो रतन टाटा जी की चैरिटी जो वर्क करती है वो सबसे पहले किसी भी विपदा में आगे आती है और सभी के लिए काम करती है। तो आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए। उनकी जो सक्सेस स्टोरी हम जब भी सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये थी पूरी लाइफ जर्नी रतन टाटा जी की। आपको कैसी लगी मुझे बताइए, फीडबैक देके feedbackyui@gmail.com पे। Till then, this is your Vijay Nikhil signing off with the camera person Manish Rao Jaga ji. But you guys keep watching Hathway BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।